वेलकम टू कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, 9th साइंस के केमिस्ट्री पार्ट का जो पहला चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया है। उस चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि मैटर क्या होते हैं, ठीक है, कि जो भी हम कुछ अपने आसपास जितनी भी थिंग्स देखते हैं, जितनी भी चीज़ें अपन देखते हैं, उन सभी को अपन मैटर कहते हैं। और वहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन क्या थी कि एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ भी जिसका थोड़ा बहुत मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उस सब को हमने क्या कहा था, मैटर। उसके बाद में हमने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें मैटर को हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन प्रिंसिपल फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि भाई फिजिकल स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं, कि एक भाई सॉलिड स्टेट है उसको लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करें, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करें, और गैस को वापस लिक्विड में, सॉलिड में, और एक प्रोसेस में गैस को सीधा सॉलिड में या सॉलिड को सीधा गैस में अपन चेंज कर रहे थे। और देखा कि उन प्रोसेस को हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके अंदर डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो पढ़ा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पहले चैप्टर में सीखी थी, बहुत ही बेसिक चीजें फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। बच्चों, इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कि भाई केमिकली उसको मैटर को किस किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसकी अपन बात करेंगे। एक बात और बताऊंगा आपको कि 2 एक्सरसाइज हमने की थी उस चैप्टर के लिए। जितने भी क्वेश्चन उसमें बनते थे हमने सभी तरह के क्वेश्चंस वहां पर बनाए और प्रिंट करके आपको भेजे थे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप शीट आपको मिलेगी, जिसमें एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको भी आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से जो है वो आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डीप के क्वेश्चन जो आते हैं, डीप में जो घुमा के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजीली जो है वो क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब क्या हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं वो प्योर हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैटर हम देखते हैं उसमें से मैक्सिमम मिक्सचर्स होते हैं। हम जितनी भी डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं उसमें से मैक्सिमम सब्सटेंस किसकी फॉर्म में होते हैं बताओ, मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। और कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि प्योर होते हैं। अपन यहाँ पर बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सब्सटेंस किसको बोल रहे हैं। सब्सटेंस वैसे तो जनरली मैटर और सब्सटेंस को एक ही मीनिंग में यूज करते हैं, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है कि सब्सटेंस वो मैटर होते हैं जिनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से दूसरे मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, सब्सटेंस, ठीक है। तो मैं आपको देखो केमिकल सब्सटेंस की डेफिनेशन यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। The matter which can't be separated by other matter in other matter by any physical process, यानी कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से जिस मैटर को दूसरे मैटर में सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी मैटर को अपन क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। सब्सटेंस का मतलब वो एक ही है, ठीक है, उसके अंदर कोई दूसरा मिक्स बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रोसेस से आप उसको दूसरे में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैटर्स बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक कंटेनर में मैंने यहां पर वाटर रखा, ठीक है। अब वाटर को किसी भी फिजिकल प्रोसेस का मतलब समझिएगा ध्यान से कि डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, फिल्टरिंग, ठीक है। जनरली इस तरह की जो प्रोसेस है जिसमें चीजों को हम सेपरेट करते हैं, मैटर को हम 2 अलग अलग मैटर में सेपरेट करते हैं, उस तरह की उसकी टेक्निक होती है।
इनको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो इनसे हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर लीजिए, ऑक्सीजन को अलग कर लीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, आप इसको गर्म करेंगे, गर्म करके इसको वेपर में लाएंगे। लेकिन जब आप इसको वेपर में लाएंगे ना, तो वेपर में भी देखेंगे तो पार्टिकल्स किसके होंगे बताओ, H2O के पार्टिकल होंगे। यहाँ भी H2O के पार्टिकल है। तो सेपरेट क्या किया आपने, कुछ भी नहीं, ओनली फिजिकल स्टेट को चेंज किया। फ्रीजिंग मतलब इसको आप फ्रीज कर दीजिए, जमा लीजिए, ठीक है। सारे पार्टिकल क्योंकि वाटर के ही हैं तो सभी के सभी वाटर के ही रहेंगे वहां पर आइस में, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, क्रोमा का मतलब कलर होता है, तो कलर सबसे पहले कलर को अलग करने के लिए टेक्निक का यूज किया गया था, इसलिए नाम वहां पर रख दिया कि भाई क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि एक, जैसे मान लीजिए एक अपने पास में एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक स्लाइड ली और स्लाइड पर वाटर की ड्रॉप्स रख दी। क्या रख दी बताओ, वाटर की ड्रॉप्स, और क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हमने यहां पर एक तरह से टच कर दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा, अगर इसमें बहुत सारे सब्सटेंस अलग अलग मिले होते तो क्या होता, एक सब्सटेंस इसमें ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको पता है कैपिलरी रिएक्शन से क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में रुई है, आपको रुई के एग्जांपल समझाता हूं आपको। रुई को आप वाटर को टच कराएंगे और आप देखेंगे कि पूरा पानी धीरे धीरे रुई के अंदर चढ़ गया है। इसको बोलते हैं बच्चों कैपिलरिज्म। क्या बोलते हैं इसको अपन, कैपिलरिज्म या कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन, तो यहां पर एक पेपर में भी कैपिलरी एक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक खास तरह का क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इस पेपर को हमने यहाँ पर टच करवाया। अब क्योंकि सारे पार्टिकल एक ही सब्सटेंस के हैं तो ये पूरा जो है वो एक ही लेवल तक जो है वो यहाँ पर ये पार्टिकल एक ही लेवल तक ऊपर की तरफ चढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसमें दो तो अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स कैपिलरी में अलग अलग फोर्स के साथ में ऊपर की तरफ बढ़ते, ठीक है। तो एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस के पार्टिकल मान लो यहां तक ही ऊपर की तरफ आए और एक के पार्टिकल जो यहां तक आ गए, तो यहां पर आपको दोनों अलग अलग क्लियरली आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो टेक्निक है जिसमें अपन सब्सटेंसेस को इस तरह से अलग अलग देख सकते हैं, उनको पता कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो उसको अपन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं बच्चों। एक होती है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में अपन क्या करते हैं, छान ही लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे मान लो दो चीजें मिली हुई है, आप छानोगे तो हो सकता है कि एक के पार्टिकल थोड़े बड़े हों और छलनी के ऊपर ही रह जाए, तो ये फिल्टरिंग प्रोसेस होती है। तो इस तरह की जो टेक्निक होती है जिसमें मेटल्स को अपन अलग अलग करते हैं, इनको बच्चों बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। इनको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, है ना, चीजों को सेपरेट करने की फिजिकल प्रोसेस। तो इसमें किसी भी प्रोसेस से अगर आप एक मैटर को दूसरे मैटर से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं फिजिकल प्रोसेस से, तो उसको बच्चों हम कहेंगे सब्सटेंस। क्या बोले उसको, अपने सब्सटेंस बोलेंगे। आगे बात करेंगे तो प्योर सब्सटेंस भी इनको ही बोलते हैं, आगे अपन देखते हैं, चलो ठीक है। तो सब्सटेंस में हम मैटर से थोड़ा सा अलग, अच्छा अगर मैटर कोई होता, कोई और मैटर होता, सब्सटेंस के अलावा कोई और मैटर होता, तो उसको अपन वहां पर एक तरह से मिक्सचर्स ही बोलते हैं, तो उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। चलो अपन आगे बात करते हैं। यहां अपन बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों केमिकली मैटर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। दो पार्ट्स अपने पास में, एक तो है प्योर सब्सटेंस, एक तो क्या है बताओ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे हैं मिक्सचर्स। दूसरे क्या है बताओ, मिक्सचर्स, ठीक है। तो केमिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे क्या हो गए, मिक्सचर्स। बच्चों प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एक तो क्या होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे क्या होते हैं कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, अपन आगे बात करेंगे ही। कंपाउंड जो है वो दो टाइप के हैं यहाँ पर, एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ, हालांकि दोनों इनऑर्गेनिक को भी और ऑर्गेनिक को भी हम
एसिड, बेस और सॉल्ट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस और ऑर्गेनिक सॉल्ट, हम इसको एसिड, बेस और सॉल्ट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं कंपाउंड्स को। ठीक है, चलिए एलिमेंट जो है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों मेटल्स, एक तो क्या होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, दूसरे क्या होते हैं बताओ यहाँ पर नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं सब मेटल्स या मेटलॉइड्स, तीसरे होते हैं सब मेटल्स या मेटलॉइड्स। ठीक है, मिक्सचर्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं यहाँ पर, और उनको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इनको अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स भी 2 टाइप के हो गए, सबकी अपन यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भैया प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में क्या क्या डिफरेंस है ना। हम केमिस्ट्री में किस किस तरह के डिफरेंस की अपन बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि भाई ये तो प्योर है और ये मिक्सचर्स है। ठीक है, एक इस चैप्टर का भी अपना नाम है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ के मैटर जो है वो प्योर है। ठीक है, तो आप अब यहाँ देखेंगे कि भाई प्योर किसको बोल रहे हैं और मिक्सचर किसको बोल रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स की ही बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक तरफ बच्चों में लिख रहा हूं प्योर सब्सटेंस और एक तरफ लिख रहा हूं मैं मिक्सचर्स। ठीक है, अगर मैं दोनों को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो वो सब्सटेंस जिसमें सारे पार्टिकल एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेज विच हैव सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज, और जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे तो उनको अपन बोलेंगे क्या बताओ मिक्सचर्स। तो देखो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसके बारे में सोचिएगा। द सब्सटेंसेज which have same kind of particles। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें अपन जोड़ सकते हैं डेफिनेशन में, and which can't be separated into another substance by physical process। ठीक है, particles and विच कांट बी सेपरेटेड। अब देखो ये डेफिनेशन फुल हो गई है, पूरी डेफिनेशन हो गई है, मतलब 2 जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों को एक ही डेफिनेशन में हम ले आए हैं। एंड विच कांट बी सेपरेटेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल चेंज या एनी फिजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होगी प्योर सब्सटेंस की, जिसमें सारे पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से और क्लियर करूंगा इसको कि सारे पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं और उनको हम किसी भी फिजिकल चेंज से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग तरह के सब्सटेंस में अपन उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको अपन बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब बच्चों मिक्सचर्स क्या है, इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा कि वो मैटर है ना, मिक्सचर क्या होते हैं, वो मैटर जिनके अंदर एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं, या यूं कह दो कि 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे तो वहां पर क्या बनेंगे बताओ, मिक्सचर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ more than one type of particles or more than one type of pure substances, ऐसे कह सकते हैं, और more than
one type of pure substances are called mixtures। ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहे थे अपन कि फिजिकल प्रोसेस से उनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या कहेंगे बताओ? मिक्सचर से तो क्या कहेंगे कि फिजिकल प्रोसेस से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इसको और अच्छा। ठीक है। दीज कैन बी सेपरेटेड, क्या लिखूंगा बताओ मैं? दीज कैन बी सेपरेटेड इनटू different matters by physical processes। ठीक है, ये मिक्सचर्स के बारे में हो गया। ठीक है, चलो हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा दूं क्या? देखिए आप डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि सेम टाइप के पार्टिकल होंगे और फिजिकल प्रोसेस से हम उनको अलग अलग तरह के सब्सटेंस में चेंज नहीं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको अपन बोलेंगे सब्सटेंसेस या प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और मिक्सचर को हमने क्या बोला कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल वहां पर मिक्स रहेंगे। ठीक है, और फिजिकल प्रोसेस से हमको सेपरेट कर पाएंगे, तो उनको अपन क्या कहेंगे? यहाँ पर मिक्सचर्स कहेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे अपन सेपरेट कर पाते हैं और किस तरह के एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। देखिएगा, मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और कॉमन एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। इस कंटेनर में मान लीजिए कि वाटर है, इस कंटेनर में मैंने वाटर फिलअप किया हुआ है। ठीक है, इसमें है वाटर। ठीक है, और एक और कंटेनर है मेरे पास। ठीक है, और इस कंटेनर में मेरे पास है, चलो पहले एक बार ये ले लो कि इस कंटेनर में मेरे पास शुगर है। इस कंटेनर में मेरे पास क्या है बताओ? शुगर। यहां मेरे पास शुगर है। ठीक है, इसमें मेरे पास है शुगर को बच्चों बोलते हैं सुक्रोज। केमिकल नेम क्या है शुगर का? सुक्रोज। डोमेस्टिक शुगर की बात कर रहा हूं जो हम घर में यूज करते हैं, सुक्रोज नाम है। और बच्चों फॉर्मूला है इसका C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला है, ये वाटर का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? एक अपने पास में है शुगर सॉल्यूशन, एक अपने पास में क्या है यहाँ पर? शुगर सॉल्यूशन। एक और कंटेनर है मेरे पास और इसमें मैं कह रहा हूं कि मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है। इसमें मेरे पास है शुगर सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, इसमें वाटर है, इसका मतलब ये होगा कि जितने भी पार्टिकल इसके अंदर हैं वो सारे वाटर के ही पार्टिकल होंगे। मतलब जो भी पार्टिकल यहां पर है ना, वो सब के सब पार्टिकल किसके होंगे? ओनली वाटर के होंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। सारे पार्टिकल किसके होंगे बताओ? वाटर के। वाटर के पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल में एक तो ऑक्सीजन और दो क्या है बताओ? हाइड्रोजन के एटम है। इसका मतलब यह है कि एक पार्टिकल में दो तो एटम किसके हैं बताओ? हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का, और तीनों कंबाइन है। तीनों क्या है बच्चों? कंबाइन है ना, केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया और ये केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के बीच में, और दोनों यहाँ पर कंबाइन है आपस में। ठीक है, तो एक पार्टिकल ऐसा है, अगला पार्टिकल देखा तो वो भी ऐसा ही है। ठीक है, और पार्टिकल देखा तो वो भी ऐसा ही है, और पार्टिकल देखा तो वो भी ऐसा ही है। मतलब कि सारे पार्टिकल आप देख रहे होगी, हर पार्टिकल के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टिकल के अंदर क्या क्या है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जो अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल के अंदर वही है जो दूसरे पार्टिकल के अंदर है। मतलब ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, एक एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, यहां भी एक एटम ऑक्सीजन का है, दो हाइड्रोजन के एटम है, ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कहेंगे कि भाई एक पार्टिकल के अंदर ये अलग अलग चीजें आ गई सर, फिर प्योर कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आप नहीं कहेंगे कि भाई एक पार्टिकल में सर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो फिर ये प्योर कैसे हुआ? प्योर की डेफिनेशन ही नहीं है ये कि एक पार्टिकल के अंदर क्या है। डेफिनेशन क्या है कि जो पार्टिकल एक पार्टिकल के अंदर है वही सभी पार्टिकल के अंदर है। डेफिनेशन अपनी क्या है कि जैसा एक पार्टिकल के अंदर है वैसा ही सभी पार्टिकल के अंदर है।
तब हम उसको प्योर कह रहे हैं, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे कि उसमें अंदर है क्या, क्या उसके अंदर अलग अलग तरह के एटम है, उसकी बात नहीं कर रहे अपन। एक पार्टिकल में एक ऑक्सीजन का एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम है और सब में वही है, तो हम इसको कह रहे हैं प्योर। शुगर के पार्टिकल्स की अपन बात करें तो शुगर के भी एक पार्टिकल के अंदर 12 कार्बन के एटम होंगे, 22 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 11 जो है वो ऑक्सीजन के एटम होंगे, ठीक है। और आप देखोगे सभी पार्टिकल के अंदर यही कंपोजिशन है ना, सिर्फ सभी पार्टिकल में यही कंपोजिशन है कि हर पार्टिकल बिल्कुल वैसा ही है। तो ये भी क्या हुआ बताओ, प्योर। शुगर भी प्योर है, वाटर भी क्या है बताओ, प्योर है। लेकिन शुगर सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा, शुगर सॉल्यूशन, तो वहां पर बच्चों आप क्या देखोगे कि वाटर के पार्टिकल्स तो है ही, ये वाटर का पार्टिकल है और ये मान लीजिए शुगर का पार्टिकल। शुगर के पार्टिकल में आपको बताया कि बहुत सारे एटम्स हैं वहां पर, ठीक है। बड़ी क्लासेस में हम शुगर की स्ट्रक्चर भी अपन वहां पर देखेंगे कि एक्चुअल में शुगर के एक मॉलिक्यूल में किस किस तरह से जो है वो कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम किस किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बच्चों अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं वो स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूं। शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के एक एक पार्टिकल के मिलने से सुक्रोज बनती है, ठीक है। और देखो इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है सुक्रोज की। कार्बन है इस तरह से, देखो आप 1 2 3 4 5 6 और आप देखेंगे तो OH इस तरह से, इसका जो है वो H OH, इधर भी OH, तीसरे कार्बन 1 2 तीसरे कार्बन पर डिफरेंट साइड में होता है, ठीक है, OH। ये तो हुआ ग्लूकोज और बच्चों ये हुआ फ्रक्टोज, 1 2 3 4 5 6। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके पहले कार्बन और इसके दूसरे कार्बन, इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। इसके दूसरे कार्बन के बीच में और इसके पहले कार्बन के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। इस तरह से दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, इस तरह से दोनों के बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बनता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, दोनों के बीच में से क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर बच्चों ऐसी होती है, ये केमिकल बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, ये सिर्फ लिखा है मैंने केमिकल बॉन्ड है दोनों के बीच में, इसके पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। तो इस तरह की बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है सुक्रोज की। तो हर पार्टिकल की स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी ही है, तभी सुक्रोज है। अब वहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसको अपन बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे अपन, है ना। यहाँ पर आपको ज्यादा इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, बिल्कुल अपन को बेसिक चीजें पहले सीखनी है, सब कुछ आएगा। तो आप यहां देखेंगे तो पार्टिकल्स जो है वो वाटर के पार्टिकल्स भी है और शुगर के पार्टिकल्स भी है। अगर ऐसे दिखा दूं मैं शुगर के एक पार्टिकल को ऐसे दिखा दूं तो शुगर के भी पार्टिकल है, वाटर के भी पार्टिकल है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। तो ये हो गया मिक्सचर। ये क्या हो गया बताओ बच्चों, मिक्सचर। ये मिक्सचर हुआ, ये भी प्योर सब्सटेंस हुआ और ये भी क्या हुआ तो वाटर भी क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों पता लगा होगा आपको प्योर सब्सटेंस का मतलब सारे पार्टिकल जैसे ही हैं तो प्योर हो गए। अलग अलग तरह के पार्टिकल मिले हुए हैं तो वो क्या हो गए बताओ, मिक्सचर्स हो गए। अब सुनो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इनको तो सेपरेट कर नहीं पाएंगे और उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर बात करूं कि वाटर को मैं चलो गर्म करता हूं, अगर मैं वाटर को गर्म करूंगा तो वाटर वेपर में आएगा, वाटर की क्या बन जाएगी बताओ, वेपर। लेकिन वेपर में भी आप क्या देखेंगे कि हर पार्टिकल में एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के, हर पार्टिकल में बिल्कुल सेम तरह का कंपोजिशन है। पार्टिकल थोड़े से क्लोज थे और जब आपने इनको गर्म किया तो पार्टिकल थोड़े दूर हो गए, बस इतना ही हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लेकिन हर पार्टिकल है अब भी वैसा ही, ठीक है। तो क्या आपने कुछ अलग किया इसमें से, कुछ भी अलग नहीं किया, बस आपने एक फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आप दूसरे में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, जो है वो प्योर सब्सटेंसेज। अब मिक्सचर में देखो क्या करेंगे, अब मिक्सचर को अपन गर्म करो ना, इसको अपन कर सकेंगे सेपरेट, इसको अपन गर्म करें मिक्सचर को। तो जब आप शुगर सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो बच्चों सभी जानते हैं आप कि शुगर सॉल्यूशन को अगर गर्म करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, शुगर बचेगा उसमें, ठीक है। मतलब
डिस्टिलेशन, किससे कर रहे हैं अपन इसको, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से ही आप अलग कर पा रहे हैं किसको, शुगर सॉल्यूशन को, किसमें, शुगर में और वाटर में, दोनों में अलग अलग कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब शुगर का, वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि जब इसको अपन गर्म करना चालू करेंगे तो क्या होगा कि वाटर तो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, वाटर के पार्टिकल तो कहाँ आ गए बताओ, ऊपर आ गए, वाटर के पार्टिकल तो ऊपर आ गए, ठीक है। और इसके अंदर किसके पार्टिकल, ये तो आ गए वाटर के ऊपर, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा ये, और जो नीचे बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, वो तो शुगर के पार्टिकल बचेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सेपरेट कर सकते हैं अपन फिजिकल मेथड से, और इनको फिजिकल मेथड से अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है। तो इनको अपन कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस, उनको कह रहे हैं अपन मिक्सचर्स। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। चलिए, अब प्योर सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज किया है एलिमेंट और कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस को हमने किस में कैटेगराइज किया है, एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। तो देखो हम बच्चों, हमने आगे क्या देखा कि भाई प्योर सब्सटेंस जो है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। एक को कह रहे हैं एलिमेंट और एक को क्या कह रहे हैं, कंपाउंड। एक है अपने पास में एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। चलिए, एलिमेंट किसको बोल रहे हैं और कंपाउंड किसको बोल रहे हैं अपन बात करेंगे। एलिमेंट जो वो है जिनको फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में, और केमिकल प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में, वो तो हो गए एलिमेंट। और इनमें फिजिकल से तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्योर है ये, लेकिन केमिकल प्रोसेस से हम उसको अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं कंपाउंड्स को, उनको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। चलिए ठीक है, तो देखो आप बच्चों, सिंपल डेफिनेशन लिखता हूं मैं। एलिमेंट की लिखूं सबसे पहले कि भाई एलिमेंट क्या है, तो द प्योर सब्सटेंसेस, क्या लिखेंगे बताओ, प्योर तो दोनों ही है ना। तो देखो सुनो, प्योर सब्सटेंसेस which consists of same type atoms, ध्यान दीजिएगा, same type atoms and can't be separated into another substance by any physical or chemical change, by any physical और केमिकल चेंज। मतलब यहां पर तो आप फिजिकल चेंज से भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं और केमिकल चेंज से भी आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। एग्जांपल तो हम देंगे ही। कंपाउंड्स में देखिए आप, कंपाउंड्स में क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल किसका होता है बताओ, कंपाउंड का। देखिएगा, डेफिनेट देखिएगा, ठीक है। यहां का क्या कहा था मैंने, सेम टाइप एटम्स कहा था, वहां डिफरेंट टाइप एटम बोलेंगे, इसका जस्ट अपोजिट बोलेंगे अपन। यहां पर लिखो, देखो आप, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combines in a definite proportion, combines in a definite proportion to form a molecule of compound, दो या दो से ज्यादा एटम किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने ऐसे कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात नहीं की, वहां पर अपन बात करें डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें
एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकल चेन से, फिजिकल चेन से नहीं कर पाएंगे। फिजिकल चेन तो देखो इसी में डेफिनेशन में था कि प्योर उसको बोल रहे थे जिसको फिजिकल चेन से अपन सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन केमिकल चेन से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप, दीज कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे ये बना हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस with use of heat light और इलेक्ट्रिसिटी। हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट का यूज करके, लाइट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस में, उनको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और इनको अपन नहीं कर सकते हैं फिजिकल चेन से भी नहीं कर सकते हैं, केमिकल से भी नहीं कर सकते हैं। उनको फिजिकल से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन केमिकल से उनको कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम पूरी बातों को और समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो एलिमेंट और कंपाउंड की हम यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने दो में कैटेगराइज किया हुआ था इसको। देखो एलिमेंट किसको बोल रहे हैं जैसे एलिमेंट के एटम भी होते हैं बच्चों, और एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी होते हैं। कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड के एटम नहीं होते हैं। कंपाउंड के ओनली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। एलिमेंट के एटम भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो देखो आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो गए। एक तो हो गए एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एक तो क्या हो गए एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, और एक हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब टर्म एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम ही होंगे, सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जब कंपाउंड का यूज कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में जो है वो अलग अलग तरह के एटम होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर ओनली क्या होंगे बताओ, मॉलिक्यूल्स होंगे, ओनली मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि बच्चों ये सोडियम एलिमेंट का फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या कहोगे Na। इसका मतलब ये एटम की फॉर्म में है। ठीक है, हालांकि सोडियम मेटल में भी एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन वेपर की फॉर्म में जब आएगा तो अकेला एटम रहेगा। मेटल्स जब वेपर की फॉर्म में आते हैं, देखो बच्चों समझो ध्यान से, मेटल जब वेपर की फॉर्म में आते हैं, गैस की फॉर्म में आते हैं, तो ओनली एक एक एटम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, गोल्ड है ना, सिल्वर है, प्लेटिनम है। आप मेटल्स के बारे में सभी जानते ही हैं, है ना। सब के सब मेटल जो है वो वेपर फेज में एटम की फॉर्म में वहां पर रहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा इनर्ट गैसेज की अपन बात करें, इनर्ट गैसेज, तो बच्चों इनर्ट गैसेज देखो जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये सब के सब एटम की फॉर्म में रहती है। इनर्ट गैस कभी भी जो वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती है। हालांकि मॉडर्न साइंस में इनके भी कुछ गैसों के जैसे कि जीनोन के और एक आध कंपाउंड क्रिप्टोन का भी डिस्कवर हुआ है। जीनोन के और क्रिप्टोन के कुछ कंपाउंड डिस्कवर कर लिए गए हैं, है ना, लेकिन अभी तक हीलियम और नियोन इनके तो अभी तक भी कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इनर्ट गैसेज गैस की फॉर्म में रहेंगी, तो ये भी किसकी फॉर्म में रहेंगी बताओ, एटम की फॉर्म में ही रहेंगी। ये तो लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो, तो सभी फॉर्म में एटम की फॉर्म में ही रहती है जनरली। ठीक है, और ये इसमें जो है वो इसको अपन ठंडा कर देंगे तो गैस के एटम जो है वो कंबाइन होकर सॉलिड बनाते हैं, और सॉलिड में जो एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये हो गए एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट जो जनरली एटम की फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में जुड़े रहते हैं लेकिन गैस में ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। दूसरे हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये ऐसे एलिमेंट है जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बल्कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। एटम अगर बना भी दोगे आप तो फटाफट ही मॉलिक्यूल वापस बना लेंगे। देखो ध्यान से, जैसे कि हाइड्रोजन है ना, H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर,
आप देखो इनको, ये सारे मॉलिक्यूल देखो आप, हाइड्रोजन में 2 एटम जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों सेम है। देखो एक डेफिनेशन में आया था सेम टाइप एटम होंगे, दोनों सेम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम जुड़े हुए हैं तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना है। ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़े हुए हैं तो ओजोन एक नया मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ही है ना। ऑक्सीजन के 3 एटम है इसके अंदर, ओजोन। लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीजन की ओजोन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ओजोन में आपका दम घुटेगा, ऑक्सीजन में आप सांस लेते हैं। देखो ये पॉइजनस है, वो पॉइजनस नहीं है, तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फोस्फोरस। देखो फोस्फोरस में 4 एटम जुड़े हुए हैं एक साथ, लेकिन है ये एलिमेंट ही। क्यों? क्योंकि चारों सेम है। अगर ये कहूं ना, ये कहूं H2O, अब देखो इसमें हाइड्रोजन के एटम हो गए, ऑक्सीजन के एटम हो गए, अलग अलग एलिमेंट के एटम हो गए, तो ये कंपाउंड है। ये क्या हुआ बताओ? कंपाउंड। लेकिन ये देखो ये एलिमेंट है। सल्फर, तो सल्फर में देखो S8 एलिमेंट है। मैं कहूं डायमंड, अब बताओ डायमंड में सारे एटम किसके हैं? कार्बन के। कार्बन 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 कार्बन। डायमंड के बारे में सुना होगा आपने, पढ़ेंगे अपन अगली क्लासों में। डायमंड में क्या होता है? सब कार्बन कार्बन के एटम जुड़े रहते हैं। तो डायमंड भी क्या है बताओ? एक तरह से एलिमेंट है। बच्चों आपसे पूछ ले कि डायमंड क्या है, तो आंसर क्या रहेगा? डायमंड एक एलिमेंट है। चलिए ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब सभी एटम एक जैसे होंगे तब तो हम उनको कह रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एलिमेंट जो है वो, कुछ एलिमेंट जो है वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही वहां पर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इधर आ जाइए, कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या कहा डेफिनेशन में कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ेंगे। देखो जैसे कि मान लो H2O, जब वाटर बनेगा तो ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम ही कंबाइन होंगे। मतलब चाहे आप अर्थ पर वाटर ले लीजिए या किसी भी तरह से, मतलब किसी भी प्लैनेट पर जाकर आप वाटर को देखेंगे, अगर वहां मिल रहा है तो उसके अंदर यही होगा कि एक ऑक्सीजन का एटम और 2 किसके होंगे? हाइड्रोजन के एटम। मतलब किसी भी तरह से आप वाटर को बना नहीं सकते अगर आपके पास में 2 हाइड्रोजन, मतलब किसी भी तरह का वाटर है उसके अंदर जो वो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब क्या है कि कभी भी आप इस तरह से वाटर नहीं बना सकते कि आप 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करो और 3 एटम किसके जो हो वो हाइड्रोजन के कंपाउंड कर दो, तो इस तरह का जो है वो वाटर आप से बनेगा नहीं। मेरी बात समझ गए? तो जब वाटर बनेगा तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही जो वो एलिमेंट के एटम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जुड़ेंगे। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं कहूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में क्या होगा? कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में मतलब रेशियो क्या होगा? 1:2:1। अब ग्लूकोज अगर 2 ग्राम है तो भी तीनों एलिमेंट का रेशियो यही रहेगा, 1:2:1। 10 ग्राम है तो भी रेशियो यही रहेगा, 1000 ग्राम है तो भी रेशियो क्या रहेगा बताओ? यही रहेगा। कितनी भी क्वांटिटी ले लें आप, ग्लूकोज में 6, 12 और 6, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो 1:2:1 ही आएगा। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़कर जो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। अब मैं बात कर रहा था कि भाई केमिकल चेंज से कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने 3 चीजें की बात करी, एक मैंने बात करी हीट की, एक मैंने बात की लाइट की और एक मैंने बात की इलेक्ट्रिसिटी की। इनका यूज करके, और दूसरी केमिकल प्रोसेस तो बहुत सारी होती है ना, कॉमन अपन बात कर रहे हैं, इनका यूज करके ही अपन जो वो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लो कि मेरे पास है एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्या है मेरे पास में? पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को अगर अपन गर्म करें तो आप क्या देखोगे? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गई, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। बैलेंस करके लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से, आप देखेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो गई और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। और पहले क्या था? ये पोटेशियम क्लोराइड, तो ये कंपाउंड था बच्चों। ये क्या था बताओ? कंपाउंड। और कंपाउंड को हमने केमिकल चेंज किया और देखो केमिकल चेंज हो गया। हीट से क्या हो गया बताओ? केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, लाइट से, जैसे मान लो आपके पास में है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या पास में? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फॉर्मूले बनाना आपको सब कुछ सिखाएंगे अच्छी तरह से, आप टेंशन मत लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड, और इसमें अगर इसको सनलाइट में रख दें तो आप देखोगे कि सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगी बच्चों। इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगी? अलग। अगर आपने सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में रख दिया है तो इस तरह से अगर वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वाटर में क्या करें बताओ? एक एनोड लगा दें, एक कैथोड लगा दें, तो
पास करेंगे अपन तो इसमें क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। आपको कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन और एनोड पर आपको क्या मिलेगी बताओ, ऑक्सीजन मिलेगी, और दोनों गैसें अलग अलग हो जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनको आप केमिकल चेन से सेपरेट कर सकते हैं। ये आपने देखा कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल सी सिंपल सी चीजें हैं। एक बार फिर से रिवाइज करूं तो एलिमेंट जो है उसके जो एक टाइप के एटम होंगे, एलिमेंट में क्या होंगे, एक टाइप के एटम, उसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम वहां पर होंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है दोनों में। आपके दिमाग में एलिमेंट कंपाउंड का नाम आते ही पहले ये आना चाहिए कि एलिमेंट कह रहा हूं इसका मतलब एक मॉलिक्यूल हो या एक एटम हो, सेम टाइप के होंगे। ठीक है, तो वो हो गया एलिमेंट। ठीक है, अब कंपाउंड कह रहा हूं इसका मतलब सर अलग अलग एलिमेंट के जो है वो एटम जुड़े रहेंगे वहां पर, है ना। जैसे मैंने कहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, अलग अलग टाइप के एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो हो गया अपना कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसमें बताया कि मैंने आपको कि इसको फिजिकल चेंज से भी केमिकल चेंज से भी आप अलग अलग तरह के सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उसको अपन कर सकते हैं हीट, करंट, इलेक्ट्रिक, जो लाइट, इनसे अपन क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये आपने देखा कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एलिमेंट के टाइप कौन कौन से हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनको हम वहां पर डिटेल से सीखेंगे। धन्यवाद।